क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम जफर के नाम से जानते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एक उर्दू शायर था। और इसका एक शायरी मैं आपको सुनाता हूं जो एक्चुअली ये 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो विद्रोह था उसी टाइम पे ये पकड़ा गया था दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से इस अंग्रेजों ने पकड़ा था 1857 के विद्रोह में, क्योंकि दिल्ली में इससे नेता मान लिया गया था। और मैं बताऊंगा जब मैं 1857 का विद्रोह का भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर चीजों को मैं डील करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा उर्दू शायर था और अपनी सभी शायरी को ये जो है जफर के नाम से लिखता था। किस नाम से लिखता था, जफर के नाम से लिखता था। जब इसे पकड़ा गया और इसे पकड़ने के बाद कहां भेजा गया था, म्यांमार में एक जगह है रंगून, वहां पे भेजा गया था। तो इसका एक प्रसिद्ध मैं आपको 4 पंक्ति आपको सुनाना चाहता हूं। लिखा था इसने कि ना किसी के आंखों का नूर हूं, ना किसी के दिल का चिराग हूं। क्या लिखा है, वाह वाह। ना किसी के आंखों का नूर हूं, ना किसी के दिल का चिराग हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं बुझता हुआ चिराग हूं। कितना जबरदस्त है ना ये लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में इसे पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद इसे कहां भेजा गया, रंगून। कहां भेजा गया इसे, रंगून भेजा गया, जहां पे इसकी डेथ हो गई। कब, 1862 में इसका डेथ हुआ था, 1862 में। और इस तरीके से ये आखिरी मुगल सम्राट था, आखिरी मुगल सम्राट था। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 आपसे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, निन्नो डी कुन्हा एंड इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। और मैं बता दूं कि शुरुआत के जो 3 है तीनों ही पुर्तगाली गवर्नर है भारत के अंदर। लेकिन वो कौन सा गवर्नर तीनों में से जो भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर, ठीक है। तो आपका आंसर किसी का बी कह रहे हैं, बिल्कुल अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके गवर्नरशिप का टाइम है 1509 से 1515। कब से, 1509 से 1515 इसके गवर्नरशिप का। और मैं बता दूं कि ये भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है। क्या, ये भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, क्या बच्चों, भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर है ये। पहला कौन था, तो पहला ऑप्शन ये होगा, भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। और उसके बाद निन्नो डी कुन्हा, ये 1529 में आया था। कब आया था ये, 1529 में आया था और 38 में गया था। और ये जो पहला है इसका टाइम है 1505 से 1509। तो पहले वाले का टाइम है 1505 से 1509। दूसरे वाला जो गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515। और उसके बाद एक गवर्नर आया था निन्नो डी कुन्हा जो 1529 से 1538 है। लेकिन दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसने 1510 में क्या किया कि बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। क्या कर दिया, सती प्रथा को इसने प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि अलग विषय है कि इसने मुसलमानों को काफी तंग किया, क्योंकि ये ईसाई थे ना बच्चों, ये क्या था, ईसाई थे, तो मुसलमानों को इसने काफी तंग किया। दूसरा, ये भारत के अंदर कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत के अंदर पुर्तगाली बस्ती अस्थायी रूप से स्थापित करना चाहता था। इस वजह से इसने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को यह इंस्पायर किया कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह कर लो, और भारतीय महिलाओं से विवाह करोगे तो भारतीयकरण हो जाएगा, यहीं पे एक बस्ती बसेगी जो हिंदुस्तान की संस्कृति को समाप्त करके अपनी ईसाइयत की संस्कृति को आगे बढ़ा करके भारत को गुलाम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये इनका अपना एक तरीका था, ठीक है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या आपके 3 पे। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना की था निम्नलिखित में से किसने। 2-2 के पेयर है, एक ऑप्शन में 2 नाम के पेयर है आपको। पहला में तिलक और चितरंजन दास, दूसरे में गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, तीसरे में गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस, और चौथे में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। एमसीक्यू क्लास कब से ले रहे हैं, आज स्टार्ट किया है मैंने, एक्चुअली आज ही मैंने क्लास को स्टार्ट किया है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लास जो है, क्या लिखा है, ऑनलाइन क्लास जो कंटिन्यू मैं लेता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में मेरी 2 बैच बन चुकी है, एक सुबह में एक शाम में, तो बीच में टाइम को मैनेज करके मैं किसी तरीके से लेने, लेकिन हाँ ये टाइम आज का फिक्स नहीं है। आज का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा। और जैसे ही सारे टीचर का एक बार हम शेड्यूल देख लेंगे उस हिसाब से मेरा शेड्यूल जो है एडजस्ट हो जाएगा। इज दैट ओके? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आंसर क्या होगा, डी कह रहे हैं, यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल आंसर सही है आपका। और इस दल की स्थापना कब हुई, 1923 में। कब हुई, 1923। अब देखो ध्यान से मेरी बात को, इस दल की स्थापना इन दोनों लोगों को क्यों करनी पड़ी, इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1920 में, कब,
1920 में गांधी जी ने, किसने? 1920 में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसको कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हिंदी में कहते हैं उसको असहयोग आंदोलन। और उस असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें गांधी जी ने देश की जनता से यह अपील किया था कि मैं, अगर मेरे बताए गए रास्ते पे अगर देश की युवा या देश की जनता मेरे बताए हुए रास्तों पर चलती है, और वो रास्ता कौन सा था? तो सत्य, हिंसा और सत्याग्रह, इन तीन रास्तों पर जो भी चलेगा, मैं देश के अंदर 1 साल के अंदर क्या लाऊंगा? आजादी। क्या लाऊंगा? आजादी। ठीक है, आजादी तो नहीं है, इनको जेल जाना पड़ा 1922 में। कब जाना पड़ा? 1922 में। 10 मार्च 1922 को इनको जेल होती है, और फिर 18 मार्च 1922 को इनको 6 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। वो बात की बात है कि 2 साल के बाद ये मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्या होते हैं? छूट जाते हैं। तो 1922 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भारत में अंग्रेजों के प्रति जो आंदोलन था, वो कहीं उसमें शून्यता की स्थिति ना आ जाए, लोग घरों में बैठ करके विश्राम न करने लग जाए, लोग जो है अंग्रेजों से लड़ना ना छोड़ दे, इसलिए गांधी जी जेल में है। ठीक है, बड़े नेता, समझ रहे हो, बड़े नेता तो जेल में है। तो शून्यता की स्थिति को समाप्त करने के लिए इन दोनों ने क्या किया? स्वराज दल की स्थापना की। क्या की? स्वराज दल की स्थापना, ताकि धीरे धीरे, कम से कम स्नेह स्नेह, धीरे धीरे लड़ाइयां जारी रहे, तभी न कभी न हमें आजादी मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? गुड मॉर्निंग ये गुड मॉर्निंग का टाइम थोड़ी ना है, ये गुड इवनिंग का टाइम है। कब का? गुड इवनिंग का टाइम है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस, दूसरा गांधी जी, तीसरा भगत सिंह, और चौथा आपका ऑप्शन में है चंद्रशेखर आजाद। आंसर क्या होगा? एक बार मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। बिल्कुल अच्छा, ए जा रहा है, ए जा रहा है। सृष्टि अग्रवाल, सुभाष चंद्र बोस, जूली यादव है, कुमारी अनुष्का है, मनीष पटेल एंड सो मेनी ऑल, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ए क्या है? ए आंसर है, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया? तो याद रखेंगे 1943 में। कब किया था? 1939 में, सॉरी, कब किया था? 1939 में, 3 मई 1939 में किया था। क्यों करना पड़ा था? देखो, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। एक दिन मैं ना स्पेशल क्लास लूंगा ऑनलाइन में, एक दिन स्पेशल क्लास में लूंगा, कांग्रेस कैसे बनी, बनाने के पीछे मकसद क्या था, और कांग्रेस का स्वरूप क्या था, चरण कौन कौन से थे, कितने अधिवेशन हुए, कितने सेशंस हुए कांग्रेस के, उन सभी सेशन में क्या होता है। अगर आपके तरफ से अगर ये रहा कि हाँ क्लास होनी चाहिए, जोरदार अपील अगर आपके तरफ से होती है, तो बेशक जो है कांग्रेस में मैं बहुत अच्छे तरीके से 4 से 5 घंटे क्लास लूंगा, जो कि फिर इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या? कांग्रेस की एक अधिवेशन हुआ था 1939। अधिवेशन क्या? पहले तो 1939 के कांग्रेस में प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसके लिए इलेक्शन होता है। क्या होता है? इसके लिए जो है इलेक्शन होता है। किस पोस्ट के लिए होता है? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो प्रेसिडेंट पोस्ट पे एक तरफ कौन खड़े होते हैं? सुभाष चंद्र बोस खड़े हो जाते हैं आपके। दूसरे तरफ गांधी जी ने अपना कैंडिडेट डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया, जो आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे, उनको खड़ा करते हैं। और दोनों में क्या होता है? लगभग 1580 वोट से, क्या 1580 या 70 वोट से कौन जीत जाते हैं? आपके सुभाष चंद्र बोस, इस कांग्रेस के 39 के आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अब जीत तो गए, बोस बन गए, क्या आपके प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस के। गांधी जी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा कि मेरे कैंडिडेट को कांग्रेस ने हरा दिया। क्या? मेरे कैंडिडेट को कांग्रेस ने हरा दिया। इतनी हिम्मत कांग्रेस की, और खफा रहने लगे। देखो, गांधी बहुत बड़े नेता थे इंडिया के, ठीक है, सभी दल उनको जो है प्यार करते थे, पूरा हिंदुस्तान उनको प्यार करता था, क्योंकि उनका मार्ग ही कुछ ऐसा था कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, मतलब जो है हिंसा नहीं था, इनके अंदर अहिंसा की बात है। वो बहुत सारी अलग बात है, गांधी जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको चीज सारी। ठीक है, गांधी जी को 2 मिनट में जो है डील कर देना और गाली दे देना, इट्स नॉट जस्टिफाई विद गांधी जी। ठीक है, तो हुआ क्या कि कांग्रेस के जो लीडर थे, अब वो समझ गए कि गांधी जी खफा है, लेकिन वो चाहते थे कि बोस प्रेसिडेंट बने रहे, लेकिन गांधी जी की नाराजगी को भी दूर करना था, और ये बहुत सारा एक टेंशन चलने लगा। तो इसी टेंशन को भाप कौन गए? सुभाष चंद्र बोस। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हिंदुस्तान में रह करके अगर मुझे अंग्रेजों को भगाने में अगर कुछ बाधाएं आ रही है, तो मैं हिंदुस्तान से बाहर जाकर के सपोर्ट लूंगा। क्या लूंगा? हिंदुस्तान से बाहर जाकर के सपोर्ट लूंगा, और अपने हिंदुस्तान, अपने भारत माता को आजाद करके दिखाऊंगा। फिर हिटलर से मिलने जाते, भेष बदल करके, मुस्लिम का एक भेष बदल करके हिटलर से मिलने जाते हैं। वहां पे एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है,
कि राज्य अपहरण नीति या इसी को हम कहते हैं व्यवगत का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसी को? व्यवगत का सिद्धांत। और इंग्लिश में से कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने लागू किया था? ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच? ठीक है, ऑप्शन आपके लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। चार ऑप्शन आपके सामने है। और इस सिद्धांत को, नीति को, या इंग्लिश में जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से लिखा है मैंने, इसको किसने लागू किया था? तो आंसर करेंगे बी आ रहा है, राहुल एंड सभी का बी 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 बी। बहुत अच्छा। क्या? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था कौन? ये भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था बच्चा? ये भारत का गवर्नर जनरल था, जो 1848 से आपका 1856 तक, इस कार्यकाल तक ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर के रहता है। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है इसको लागू किया था, राज्य अपहरण नीति। देखो ये वाला समझ में आ रहा होगा, क्योंकि व्यवगत का सिद्धांत थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश वाला भी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो राज्य अपहरण नीति है ना, ये बात थारे को थोड़ा समझकर, राज्य को अपहरण करने के लिए, उसको अपहरण किडनैप करने के लिए बनाई गई नीति। और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। तो देखो भारत में राज्य भी थे और इंडियन प्रिंसली स्टेट भी था। आज का जो भारत का आप स्वरूप देखते हो ना, कि हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर अखिल भारत राष्ट्र का हमारा जो निर्माण हुआ है, लेकिन आजादी से पूर्व ये चीजें थोड़ी सी अलग थी। भारत में देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स जो थे, वो भी शासन किया करते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट एक क्षेत्र के अपना राजा होता था, एक देसी राजा होता था, उसे देसी रियासत बोलते थे, प्रिंसली स्टेट बोलते थे। तो जो ये था ना, ये राज्य अपहरण नीति, ये ब्रिटिश अंपायर और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट में क्या था कि राज्य को अपहरण करना है। इस सिद्धांत यह था कि कोई भी राजा, प्रिंसली स्टेट का जो भी राजा है, ठीक है, ध्यान सुनना, प्रिंसली स्टेट का जो भी राजा है, अगर उससे, और उसकी जो पत्नी है, ठीक है, उसकी जो पत्नी है, उससे अगर अपना बेटा हुआ, तो वही उस रियासत के गद्दी पर बैठेगा। क्या? वही उस रियासत के गद्दी पर बैठेगा। यानी कि राजा को अपनी पत्नी से पुत्र होना आवश्यक था, तभी उसका राज्य कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर उस राजा का अपनी पत्नी से अपना बच्चा ना हुआ, तो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते कि किसी बच्चे को गोद ले लें और गोद लेने के बाद उसे अपना अगला राजा मनोनय उत्तराधिकारी मनन कर दे। तो ऐसा जिसके साथ नहीं हुआ, जैसे कि मान लो कोई राजा है, उसका रियासत का राजा है, उसका अपना पत्नी से बेटा नहीं हुआ, तो इसके केस में क्या होगा? तो डलहौजी क्या करेगा? उस राज्य का अपहरण कर लेगा। क्या कर लेगा? अपहरण कर लेगा। और इसी क्रम में 1848 में सतारा, क्या 1848 में महाराष्ट्र में सतारा देशी इंडियन प्रिंसली स्टेट को, यहाँ के राजा को अपना बेटा नहीं हुआ, तो इस राज्य का क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। एक क्वेश्चन आगे आएगा, वहां पे मैं डील करूंगा 1853 का झांसी का। 1853 का झांसी का, झांसी वाली रानी के नाम सुना होगा, खूब लड़ी हो, मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी हड़पा गया था राज्य अपहरण नीति के ही द्वारा, और वही रानी लक्ष्मीबाई, जिसका अपना पुत्र तो हुआ था लेकिन डेथ हो गया था। ये कहानी एक बार और क्वेश्चन आएगी, मुझे उम्मीद है, वहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, रानी लक्ष्मीबाई वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। देखो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहले वाले को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड वाले को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और थर्ड वाले को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 3 सम्मेलन हुए थे। कहां पे? इंडिया में नहीं हुआ था। कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। लंदन में किस जगह पे हुआ था? तो जेम्स पैलेस। पैलेस को हिंदी में क्या कहते हैं? महल कहते हैं। महल के अंदर हुआ था। उस महल का नाम क्या था? जेम्स पैलेस नाम था, जेम्स नाम था। ठीक है, तो ये लंदन में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। तो किसमें हिस्सा लिया था? तीनों सम्मेलन में से गांधी जी ने किसमें हिस्सा लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना द्वितीय वाला। कौन सा? द्वितीय वाला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 से 1931 तक चला था बच्चा, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ही चला था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में चला था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटेन में बुलाकर के बातचीत करने की नौबत पड़ गई? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को, क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड को क्या जरूरत पड़ेगी? तो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था 1930 में। कब? गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को कहते हैं सीडीएम। क्या कहते हैं उस आंदोलन को? शॉर्ट में सीडीएम कहते हैं, और फुल फॉर्म होता है इसका सिविल डिसोबीडियंस
डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिंपली से समझाने की कोशिश करूं मैं तो गांधी जी ने नमक टैक्स के खिलाफ, नमक कर के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जो नमक पे टैक्स बढ़ा दिया था उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, गांधी जी ने आंदोलन किया था। ठीक है, क्या किया था, आंदोलन किया था। और यह आंदोलन इतना व्यापक और उग्र रूप लेने लगा, इतना व्यापक रूप धारण करने लगा, पूरे हिंदुस्तान में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगा और पूरे भारतवासियों ने पूरी जोश के साथ इस आंदोलन को क्या किया, प्रमोट किया और साथ दिया। 90,000 सत्याग्रहियों को अरेस्ट किया गया। कितना? 90,000 सत्याग्रहियों को अरेस्ट करना पड़ गया अंग्रेजों के द्वारा। तब हुआ कि नहीं भाई, इस आंदोलन को अगर रोकना है तो क्या किया जाए। तो भारतीय लोगों की क्या डिमांड है, क्या भारतीय लोगों की क्या डिमांड है, तो बुलाओ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड कहा कि बुलाओ। तो पहले वाले में गांधी जी नहीं गए। तो एक पैक्ट हुआ था भारत के वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में कि गांधी जी आपकी अगर छोटी छोटी कोई शर्तें हैं तो हमें बताओ। कौन कह रहा है? भारत का वायसराय कह रहा है। तो एक दिल्ली में एक समझौता होता है भारत के वायसराय इरविन और गांधी के बीच में, इसे हम कहते हैं गांधी इरविन समझौता। चूंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था इस वजह से इसे हम दिल्ली समझौता कहते हैं। और यह समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो गांधी के थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो भी शर्त थे उस शर्त को भारत के वायसराय इरविन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है आप जाइए। कहां पे? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोल में सम्मेलन हिस्सा लेने। गांधी जी एस राजपुताना नाम के जहाज से मीराबेन और अपने समर्थकों के साथ गए थे पार्टिसिपेशन करने के लिए द्वितीय गोल में सम्मेलन में जेम्स पैलेस में। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और सातवां कह रहा है कि लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करने में अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज में किस प्रसिद्ध भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी। आप अच्छे से जानते हैं कि साइमन कमीशन एक्चुअल में साइमन कमीशन का नेतृत्व कर रहा था कौन? सर जॉन साइमन। कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन का नेतृत्व। और इस कमीशन को एक्चुअल में 1929 में आना था भारत के अंदर, लेकिन भारतीयों की पुरजोर मांग की वजह से इसे 1 साल पहले ही बुला लिया गया। 1928 में ही साइमन कमीशन भारत में आ गया। क्या? 1928 में ही साइमन कमीशन भारत आ गया। 1929 में क्यों आना था तो मैं बताऊंगा कि हर 10 साल पे, क्या हर 10 साल पे अंग्रेजों का एक कमेटी, एक कमीशन, एक आयोग भारत में संवैधानिक सुधार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए वो भारत आती थी। ठीक है, तो एक बार 1919 में आया था और उसके 10 साल बाद, तो 1919 में एक आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं उसको, तो उससे 10 साल बाद आएगा तो क्या होगा? 1929 होगा ना। लेकिन 1 साल पहले ही आना पड़ गया कि भारतीयों की ह्यूज डिमांड हो गई, तो 1928 में आ गया। अब देखो हुआ क्या कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया। क्या किया गया? साइमन कमीशन का विरोध किया गया, कहते हुए क्या कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा तैयार किसने किया था? तो यूसुफ मेहर अली ने किया था। किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने किया था साइमन गो बैक नारे को तैयार। यूसुफ मेहर अली, लिख लेना, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, इधर देखो, तो विरोध किया गया साइमन गो बैक। क्यों विरोध किया गया? जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों के लिए आए थे, संवैधानिक सुधारों के लिए आया था, तो फिर विरोध इंडियंस के द्वारा क्यों किया गया? तो विरोध इसलिए किया गया गाइस क्योंकि इसमें टोटल मेंबर्स थे 7 और ये सातों के 7 मेंबर्स कौन थे? यूरोपियन मेंबर्स थे, ब्रिटिश मेंबर्स थे, गोरे मेंबर थे, गोरे मेंबर थे। इसी वजह से साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन, श्वेत आपका आयोग कहा जाता है। इज दैट ओके? सातों, तो इंडियंस ने कहा कि भारत में अगर तुम्हें संवैधानिक सुधार करना है तो भारतीयों को भी इस कमीशन का हिस्सा बनना चाहिए था, मेंबर बनना चाहिए था। तभी, क्योंकि हमारे ऊपर अब सुधार करने आए हो तो हमारा दुख दर्द हमारे लोग जानेंगे, वो जाकर के इस कमीशन के नेतृत्व करता सोन जॉर्ज साइमन को बताएंगे। लेकिन ऐसा इन लोगों ने किया नहीं, तो विरोध हो रहा था हर जगह। इसी विरोध में हुआ क्या कि ये साइमन कमीशन आपका 30 अक्टूबर, कब बच्चा? 30 अक्टूबर 1928 को पहुंच गया लाहौर। कहां पहुंच गया? लाहौर पहुंच गया। यहां पे जब पहुंचा तो यहां पे विरोध चल रहा था, साइमन गो बैक और काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तो हुआ क्या कि यहां पे नेतृत्व कौन कर रहा था लाहौर में? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसी में लाहौर का जो एसपी है, इसका नाम था जेम्स स्कॉट, उसने सॉन्डर्स को ऑर्डर दिया। जो सॉन्डर्स कौन था? एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। उसको कहता है कि लाठीचार्ज करो और जो लाला लाजपत राय है उनको ज्यादा टारगेट करो। और हुआ क्या कि लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने घेर कर लाहौर में बहुत मार मारा, जिस वजह से लाला लाजपत राय को क्या होती है? डेथ हो जाती है 17 नवंबर को। कब? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। लेकिन वो बात की बात है
कि भगत सिंह ने प्रण खाया था कि 1 महीने के अंदर जो है मैं बदला लेकर दिखाऊंगा। और मैं बता दूं कि 17 नवंबर को डेथ हुआ था और 17 दिसंबर को भगत सिंह और आपके सुखदेव, राजगुरु, इन सभी ने मिलकर क्या किया कि जो है बदला लिया था लाला लाजपत राय को, सॉन्डर्स की हत्या की थी। और इसी सॉन्डर्स की हत्या की वजह से भगत सिंह को भी फांसी हो गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन 8 कह रहा है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है। सिखों में गुरुओं की संख्या कितनी है? 10। सिखों में गुरु जी की संख्या कितनी है? 10 है। गुरु क्योंकि 10वें गुरु पटना से ही है, गुरु नानक, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह, पटना से ही, पटना साहिब से गुरु गोविंद सिंह। तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। ठीक, जहां पे 5 लोग मिल जाएंगे, कहां, क्या कहा था गुरु गोविंद सिंह ने कि जहां पे 5 लोग मिल जाएंगे वहीं पे गुरु का उपदेश शुरू हो जाएगा, वहीं पे गुरु हाजिर हो जाएंगे। तो जहां मिल जाए 5 यार, आपने गाना भी सुना होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 10 गुरु में से कौन है सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो 5वें। कौन से? 5वें सिख गुरु। और 5वें सिख गुरु कौन से? गुरु अर्जुन देव। 5वें सिख गुरु कौन से? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। तो 5वें सिख गुरु कौन सा बच्चा? 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को जो है सच्चा बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने आदि ग्रंथ, क्या लिख लेना, क्या लिख लेना, आदि ग्रंथ की रचना की। कौन सी क्या की? आदि ग्रंथ की रचना की। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। और गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में किसने कराया था? तो मुगल शासक जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था उसका? मुगल शासक का नाम क्या था? जहांगीर था। बचपन का नाम इसका सलीम था। शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वादों से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम शेखू बाबा भी है, सलीम भी बोलते हैं। और आगे जब गद्दी पे बैठता है तो जहांगीर के नाम से बैठता है। नालायक पुत्र निकल गया था, बताऊंगा कोई बाद में, ठीक है। तो जहांगीर ने क्यों हत्या कराई थी इनकी? तो इसलिए कि जहांगीर की एक पत्नी थी मानबाई, उससे एक पुत्र था, उसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। और खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ कर दिया विद्रोह। विद्रोह करने के बाद विद्रोह में सफलता पाए, इसके विजय के आशीर्वाद लेने के लिए चला गया अर्जुन देव जी के पास और कहता है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद देने वाला और आशीर्वाद देने लेने वाले दोनों को क्या किया था? इसने दंडित किया था। हालांकि अपने बेटे को आंख फोड़ के, जो खुसरो था उसका एक दोनों आंख फोड़ करके आगरा के जेल में डाल दिया था, लेकिन इनको मरवा दिया था, ठीक है, इनको मरवा दिया था। तो ये होगा इस तरीके से आंसर, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर सागर और साहित्य लहरी और सुर सरावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन ऑप्शन है आपके, सूरदास, रैदास, रामानंद और निम्बार। क्या? ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। तो आंसर करेंगे इसका क्या होगा? आंसर करेंगे इसका क्या होगा? तो इसका आंसर देखो, सूर लगा है ना, सूर सा सब लगा है, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये सगुण भक्ति धारा के ये भक्त थे और इन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम को लोकप्रिय बनाया था। लिख लेना कहीं, अगर आपसे पूछे कि कृष्ण और राधा के प्रेम को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो आपको आंसर याद रखना है, किसने? सूरदास ने, ठीक है, किसने? सूरदास ने। और ये अंधे थे। और एक कहानी छोटी सी इनके साथ क्या जुड़ी है मैं बता देना चाहता हूं आपको कि ये ऐसा दंत कथाओं में है कि जहां बैठकर कृष्ण की भक्ति करते थे ना, तो देख तो नहीं पाते थे, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके पास बैठ जाते थे जहां पे भक्ति करते थे, और बैठकर इस तरीके से इनकी भजनों को सुना करते थे। और भजन करने के बाद ये सूरदास जाते थे मंदिर में। कहां जाते थे? मंदिर जाते थे, कृष्ण के मंदिर में। उस टाइम पे जाते थे जिस टाइम पे पुजारी उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का कपड़ा जो है बदल रहा होता था, उस टाइम पर जाते थे। तो एक दिन गए तो भगवान पुजारी ने कृष्ण भगवान को जो है हरे रंग का कपड़ा पहनाया था। इन्होंने कहा कि आज भगवान हरे रंग के कपड़ों में आए। अगले दिन ये सूरदास गए तो पुजारी ने लाल रंग के कपड़े पहनाए। तो उन्होंने कहा आज, इन्होंने सूरदास ने कहा आज भगवान लाल रंग के कपड़ों में आए। तो पुजारी को लगा कि देख पा रहा है या फिर झूठ मूठ के ऐसे ही, क्या समझ नहीं आ रहा, देख तो पाता नहीं है, तो जान कैसे जा रहा है कि मैंने कृष्ण भगवान कौन से कपड़े पहना है, ठीक है। तो अगले दिन पुजारी को थोड़ा सा नट सूझा और उसने क्या किया, भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाया। तो इन्होंने कहा जानते हो क्या, लो देखो आज भगवान बिना कपड़ों के आए। इस देखो भक्ति में क्या होती है, भक्ति में शक्ति होती है। और भक्ति जिस भगवान की भी आप कर रहे हो, जिस भगवान की भी आप आराधना कर रहे हो, उससे सच्चे मन से अगर जुड़ते हो तो उनके बारे में जो है आप कनेक्ट, आपका जो है आत्मा उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। आत्मा उस परमात्मा के साथ क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है। क्या होता है, कनेक्टेड हो जाता है। या तो इसी चालू कर दे दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है
कि किस कमेटी की, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अभी तक आपने बंगाल विभाजन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन में है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जो है आपका बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। मिंटो कमेटी, अरुंडेल कमेटी, हार्डिंग कमेटी और बघेल कमेटी। देखता हूं इसका आंसर मैं देखूंगा। आप कौन से भगवान को मानते हो? देख लो, पूरा ही पहन रखा, रुद्राक्ष के धारण कर रखा है, क्या चाहिए? पूरा का पूरा रुद्राक्ष धारी आदमी तो समझ जाओ महादेव, हर हर महादेव, शिव शंकर, जय शंभुनाथ, जय बद्रीनाथ, जय कैलाशनाथ, जय त्रिकालदर्शी, जय जटाधारी, जय भागीरथी, जय नीलकंठेश्वर, हर हर महादेव, शिव शंकर, जय शंभुनाथ। चलिए आंसर करेंगे। बघेल कमेटी कोई कह रहा है, कोई सब कोई लगभग का डी आ रहा है, कोई सी भी कह रहा है, लेकिन अभी तक आंसर पे कोई नहीं पहुंचा। अभी तक जो है आंसर तक कोई नहीं पहुंच पाया। देख पा रहा हूं ना 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 ना। एक कान्हा कह रहा ए, नहीं वो भी गलत है, थारे भी गलत है, थारा भी गलत है। बी एक का या किसका नाम है? दीपक कुमार और दीपक कुमार, ठीक है, ठीक है। बी, जो बी कह रहे हैं उनका सही है, अरुंडेल कमेटी। क्या? अरुंडेल कमेटी। देखो 1906 में, आप अच्छे जानते हो कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था दो हिस्सों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। थोड़ा एसी कम कर देना, ज्यादा मत करना, 20 पे कर देना या 21 पे कर देना, ठीक है। तो 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। तो 1906 में, कब की बात है बच्चा? 1906 में। ये जो मिंटो दिख रहा है ना, इसका एक्चुअल नाम क्या है? मिंटो द्वितीय है। ये भारत का वायसराय था। तो इसने क्या किया? भारत में सुधार के लिए कमेटी बनाई। क्या कमेटी बनाई? उस कमेटी का नाम क्या रखा गया? अरुंडेल कमेटी। क्या रखा गया? अरुंडेल कमेटी। क्या रखा गया? अरुंडेल कमेटी, ठीक है। इसी कमेटी ने सुझाव दिया कि भैया अमन शांति चैन से जीना चाहते हो तो बंगाल का जो विभाजन किया है उसे एक कर दो। फिर होता क्या है कि 12 दिसंबर 1911 को, क्या 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक दरबार लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दिल्ली दरबार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दिल्ली दरबार कहा जाता है। क्योंकि इस दरबार में कौन आया था? तो ब्रिटेन के राजा और उनकी पत्नी आए थे, ठीक है, राजा और उनकी पत्नी आई थी। तो उसी दिल्ली के दरबार में जो है भारत का वायसराय 1911 में चेंज हो जाता है। 1911 में भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गया। कौन हो गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन हो गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो गया। तो इसने राजा के तरफ से क्या किया? घोषणा किया, प्रोक्लेमेशन किया कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाता है और कलकत्ता से राजधानी को ट्रांसफर करके कहां लाया जाए? दिल्ली। क्योंकि ये दरबार दिल्ली में लगा था उस राजा के खास के लिए। तो हुआ कि भाई जो यहाँ पे खास चीज है, तो मेमोरी बनाने के लिए जो है राजधानी कहां ट्रांसफर कर दिया गया? दिल्ली कर दिया। कहां से ट्रांसफर करके लाया गया? साउंड सही से नहीं आ रहा, एक बार आना। रंजित, पंकज, पंकज देखना जरा, कह रहे साउंड चेक करना। अब बताएंगे आप सभी लोग, अब बताएंगे क्या आवाज आ रही है? एक बार आप सभी लोग क्लियर करेंगे क्या साउंड प्रॉपरली आ रही है? इज इट ऑडिबल टू यू गाइस? इज इट ऑडिबल? कंफर्म मी। ठीक है, बताओ। ठीक है, चलो सर, राम राम, राम राम है। चलिए आज जी क्वेश्चन हम कर रहे थे यहां पे, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुंडेल कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। क्या परमानेंट सेटलमेंट कहां पे? बंगाल बिहार में आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? कर्नवालिस द्वारा, मिंटो ने, वारेन हस्टिंग ने और वेलेजली ने। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। अब ये अस्थाई बंदोबस्त है क्या? ध्यान से मेरी बात सुनना कि अस्थाई जो बंदोबस्त है टैक्स वसूलने का अंग्रेजों का एक भू राजस्व नीति है। क्या है? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है। और इस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी किस में आएगा? तो इकोनॉमिक पॉलिसी में आएगा, आर्थिक नीति में आएगा। तो टैक्स वसूलने के लिए क्या बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में किसानों से टैक्स वसूलने के लिए लॉर्ड कर्नवालिस ने टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। उसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। हुआ क्या कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो जमींदार थे,
क्या बिहार बंगाल उड़ीसा में जो जमींदार थे, तो इसने क्या कहा जमींदारों से कि काम करो, आप बिहार बंगाल जो भी जमींदार बिहार बंगाल उड़ीसा में अपने अपने क्षेत्रों से टैक्स वसूल को लाओ, जो भी वसूल कर लाओगे उसका एक शेयर मैं आपको दूंगा, वो एक शेयर मैं आपको दूंगा, ठीक है। और इन जमींदारों को क्या किया गया था, अस्थायी कर दिया गया था 1793 में। कब 1793 में, क्या कब बच्चा याद रखना 1793 में क्या किया गया, इन जमींदारों को अस्थायी कर दिया गया था कि आप वसूलो, आपके बाद जो आपका आने वाले हैं वो वसूलेंगे, यानी कि बेटे जो होंगे तो उस पद पे बने रहेंगे, एक तरीके से क्या हो जाएगा हेरिडेटरी हो जाएगा, पोस्ट क्या हो जाएगा हेरिडेटरी हो जाएगा। अब क्या करते रहना, वसूलते रहना, तो टैक्स वसूलने का सिस्टम था, ठीक है। यानी कि इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने बिहार बंगाल उड़ीसा में डायरेक्ट वहां के किसानों से टैक्स को वसूल नहीं किया, बल्कि बिचौलियों को रखा, और बिचौलिए कौन थे, जमींदार। तो जमींदार अपने क्षेत्रों से किसानों से टैक्स वसूल करके किसे देते थे, अंग्रेजों को देते थे, प्रेसिडेंसी में देते थे, और उसका एक भाग किसे मिलता था, जमींदारों को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। देखो ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आ चुका था, अभी कुछ देर पहले मैंने बता दिया था, तो बहुत अच्छे से बताया था, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1920 हो जाएगा। और वहां मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने जब स्वराज दल या शायद तीसरा क्वेश्चन जब मैंने पढ़ाया था तो वहां बताया था क्वेश्चन अलग तरीके से आया, आंसर क्या होगा 1920 हो जाएगा, इसके बारे में मैंने अच्छे से डील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था, हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड द ऑप्शंस आर दैट फोर, फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा महात्मा गांधी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि महात्मा गांधी को ने इनको क्या दिया, गुरुदेव को उपाधि दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इनको कौन सी उपाधि दी थी, महात्मा की। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन से आंदोलन का सफल हो जाने के बाद दिया था बच्चों, कौन से आंदोलन का सफल, तो चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, तो जब गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी जी का भारत पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917, और इसी को क्या कहते हैं, गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन। क्या कहते हैं, गांधी जी का भारत में पहला किसान आंदोलन, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण में किसकी समस्या को सॉल्व किया था, किसानों की समस्या को सॉल्व किया था। इसीलिए दो क्वेश्चन अलग तरीके से बन जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जब सफल होता है गांधी जी का, तो महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, याद रखेंगे जी हाँ बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। चार आपके पास ऑप्शन है, तो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने कौन से दक्षिण भारत में, कहां पे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कौन से साम्राज्य की स्थापना किया था, विजयनगर, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट। मुझे लगता है सबको ये आंसर पता होगा। फिर आवाज गई, आवाज फिर गई, पंकज आवाज फिर गई, क्या हुआ? क्या हो रहा है बेटी, गाइस एक बार बताएंगे आवाज आ रही है, गाइस कंफर्म इट, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। सर आज आपका न्यू, हाँ सर ठीक है, अब होगा तो फिर करना। सर आज आपका न्यू लुक मसाला बहुत अच्छा दिख रहा है, ओके। अभी तुम्हारी इस बात पे एक शेर सुनाता हूँ, बहुत ही अच्छा एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है। जब इतनी अच्छी बात कर दी तुम मेरे लिए, तो तुम सबको भी आशाक में दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ट्राई, आपको जो है एक शेर सुनाता हूं मैं, क्योंकि कब से मैं चिल्ला रहा हूं और हो सकता है आप थोड़ा बोर ना हो जाए। तो ये है गुलजार साहब का, मेरा नहीं है, क्या मेरा नहीं है, मंडे ना जैसे, ठीक है। किसने लिखो से, गुलजार साहब ने लिखो। क्या लिखा इन्होंने, पहले बताओ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है, ठीक है बताओ। देखो गुलजार साहब का एक बहुत ही जबरदस्त शायरी में पेश करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, थोड़ा सोचूं फिर एक बात लिखूं, जज्बात लिखूं या हालात लिखूं, तेरे इश्क को अपने साथ लिखूं या मेरे हाथों में तेरा हाथ लिखूं, तुझे देखूं फिर तेरी बात लिखूं, तारीफ लिखूं या फरियाद लिखूं, तेरे पीछे खुद को आबाद लिखूं या तन्हाई में खुद को बर्बाद लिखूं,
तुझे दिन या खुद को रात लिखूं, बता आज कौन सी बात लिखूं। बताओ अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा। कैसी लगी गुलजार साहब की? डेहरी ऑन सर की धरती से नमस्कार सर। कुंदन कुमार नमस्कार मेरे तरफ से भी आप सभी को। अच्छी लगी तो क्वेश्चन पे आए। अच्छा लगा तो बताओ क्वेश्चन पे आए। वाह वाह, कुछ तो वाह वाह कर दो, वाह वाह कुछ तो कर दो भाई। रोज देखना चाहते हो मुझे इस पे तो बताओ जल्दी से। वाह वाह, चलो का तो ये क्वेश्चन था हमारा। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का भरताव दो भाइयों ने किया था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना इन लोगों ने? आपने तो दिल की बात कर दी। ओके चलो ये आंसर करो। हरिहर बुक्का ने किया था। चार ऑप्शन है, विजयनगर, चोल, चालुक्य और राजकोट। का आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? विजयनगर। क्या हो जाएगा? 1336 में। कब? 1336 में इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और इस विजयनगर साम्राज्य में आपको 4 वंश पढ़ने हैं। कितने वंश पढ़ने हैं? जैसे दिल्ली सल्तनत में, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में 5 वंश पढ़ना है। कौन कौन सा? गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उसी प्रकार से विजयनगर में आपके 4 वंश पढ़ने हैं। कौन कौन सा? संगम वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम वंश, तुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। 4 वंश पढ़ने हैं। अराविडु वंश, ठीक है, 4 वंश हमें पढ़ने हैं। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा दिया। सुबह वाले बैच में मैंने यहां पढ़ा दिया। बहमनी चल रहा है और 15 तारीख को जो ऑफलाइन क्लास शुरू होगी हमारी, तो आप सभी लोग जो है आ सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो 15 तारीख और 8वां कैंपस में आ सकते हैं मुझसे क्लास लेने के लिए। मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स डील करूंगा। और शाम का भी एक बैच है, फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, वो शाम को 6 बजे से ऑफलाइन। उसकी फी मात्र 51 रुपए। कितने हैं? मात्र 51 रुपए। शाम को जो मेरा बैच है, शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे से मेरा बैच है। इसकी फी मात्र 51 रुपए। कितना है? 51 रुपए है। तो आप आ सकते हैं ऑफलाइन आप मुझसे पढ़ने के लिए, मात्र 51 रुपया दे करके, ठीक है। और ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है। 15 तारीख को मुझे लगता है 2-3 दिन शुरू होगी, 15 तारीख को 2-3 दिन में क्लोज हो जाएगा, फिर इसका फीस बढ़ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। अब सिर्फ हिस्ट्री 51 में, हिस्ट्री 51 में, पॉलिटी का अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग से, बायो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे अब, ठीक है। तो करते रहे। तो गाइस जो भी लोग हैं आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री न्यू बैच कमिंग सून। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा? मॉडर्न हिस्ट्री दिन में शुरू होगा, सुबह वाले बैच में शुरू होगा, जब भी क्लास आपका खुलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश को पढ़ना है। और मैं बता दूं कि इस साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमबीटी कहते हैं। तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, जो उत्तर भारत का, दिल्ली सल्तनत का, तुगलक वंश का दूसरे नंबर का शासक था, ठीक है, ठीक है, दूसरे नंबर का शासक था। इन दोनों भाइयों को पकड़ के लाया गया था। कहा? ये हरिहर बुक्का को पकड़ के लाया गया था, मोहम्मद तुगलक लाया था। और इनको जबरदस्ती, ये हिंदू थे, इनको इस्लाम कबूल करा दिया। फिर एक बार ये भेजता मोहम्मद तुगलक इन दोनों को दक्षिण के अभियान पे, और ये जाते पुनः हिंदू धर्म को क्या करते? विद्यारण्य के मठ में जाकर के, और इन्होंने क्या करता? हिंदू धर्म को पुनः एडप्ट कर लिया, अपना लिया, और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। क्या? अब देखो दक्षिण भारत में गाइस, क्या दक्षिण भारत में 2 महान साम्राज्य हुए, ठीक है। दक्षिण भारत में 2 महान साम्राज्य हुए, ठीक है। ये है आपका कृष्णा नदी। क्या? ये है आपका कृष्णा नदी, और इसी की सहायक नदी तुंगभद्रा। क्या? तुंगभद्रा। ध्यान से सुनना, क्या ये है? कृष्णा नदी, और ये कौन सा है? तुंगभद्रा नदी। और इस 2 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। और इस दोआब का नाम क्या है? रायचूर दोआब। इस दोआब का नाम क्या है? रायचूर दोआब नाम है। क्या नाम है इसका? रायचूर दोआब नाम है। कृष्णा नदी के ऊपर बहमनी साम्राज्य था। कौन सा था? बहमनी साम्राज्य था, जो दक्षिण भारत का मुस्लिम साम्राज्य था। और इस कृष्णा नदी के नीचे ही कौन सा साम्राज्य था? तो यही विजयनगर साम्राज्य था। तो याद रखना, कृष्णा नदी क्या थी? एक प्रकार से सीमा थी। किस साम्राज्य, किन किन साम्राज्यों के बीच में? तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच की एक सीमा थी। कौन सा? कृष्णा नदी। और यही जो कृष्णा की तुंगभद्रा निकल रही है, यहाँ पे जो द्वाब, 2 नदियों के बीच की भूमि को द्वाब कहते हैं। इस द्वाब का नाम क्या? रायचूर। इसी रायचूर द्वाब को लेकर के बहमनी और विजयनगर में 200 वर्षों तक, कितने? 200 वर्षों तक क्या चलता? फाइट चलता, टसल चलता, टेंशन चलता। इज दैट ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि किसके शासन काल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमाओं तक आया? भारत की सीमाओं तक आया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी,
और बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। आंसर करेंगे इसका, आंसर करेंगे गाइस, आंसर इट गाइस, आंसर इट। क्लास रीओपन बता दिया, 15 तारीख को ऑफलाइन शुरू हो रही है, ठीक है। ये आंसर को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा तरफ से, आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या, शमसुद्दीन अल्तामस इल्तुतमिश 1221 में। चंगेज खान क्या 1221 में, जब दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश चल रहा था और ये जो है आपका इल्तुतमिश शासन कर रहा था, तब 1221 में मंगोलों का एक नेता जो कि उभर रहा था, और बता दूं आपको कि पूरे विश्व के 22% हिस्से पर कब्जा कर रखा था इस चंगेज खान ने। चंगेज खान का मतलब होता है विश्व विजेता। इसका वास्तविक नाम तैमूचिन था। इसका वास्तविक नाम क्या था, तैमूचिन था। क्या नाम था इसका, वास्तविक नाम तैमूचिन था। और जिस भी शहर गली से होकर के गुजरता था ना चंगेज खान, तो कहा जाता था पूरे शहर के लोगों को, लड़कों को और मर्दों को मार देता था, महिलाओं को छोड़ करके उनको पकड़ के अपने पास रख लेता था। यही वजह है कि आज भी चंगेज खान की 1.5 करोड़ वंशज पूरे विश्व में तैर रहे, फ्लोटेड इन द एयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। क्या 1192 में उत्तर भारत को जीता था। 4 ऑप्शन अब सामने, जलालुद्दीन और गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, चंगेज खान। आंसर करेंगे एक बार। पाकिस्तान हार गया तो क्या जश्न किया जाए, जश्न मनाते हैं, फिर आंसर करो, उसके बाद जश्न मनाते हैं। आंसर करें गाइस, आंसर एट क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इतना तो याद होगा, शिहाबुद्दीन छोड़ दो, मोहम्मद गोरी तो ये बात ध्यान में याद होगी। क्या मोहम्मद गोरी 1192, कौन सा बच्चा, द्वितीय तराइन का युद्ध। क्या द्वितीय तराइन का युद्ध, कौन सा युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध, कौन सा युद्ध, द्वितीय। एक बार गाइस आप सेशन को शेयर कर दो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक क्लास तरीके से मैं ले रहा हूं, इंटरटेन के साथ ले रहा हूं, बहुत अच्छी बातें मैं बता रहा हूं आपको। तो एक बार आपका भी जो कर्तव्य ड्यूटी एट से और ड्यूटी, कम से कम इसको क्या करो, शेयर कर दो दूसरे लोगों तक, ताकि वो भी जान जाए। और कंटिन्यू क्लास होगी, जैसे क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स हो जाता है मैं बता दूंगा कब होगा, क्योंकि बैच ऑफलाइन में एक सुबह एक शाम है, तो बीच में मुझे दोपहर में बैच ऑनलाइन को जो है रखना होगा आपके लिए, ठीक है। तो द्वितीय तराइन का युद्ध, तराइन एक्चुअली एक जगह है, हरियाणा में पड़ती है, और मैं बता दूं कि ज्यादातर जो युद्ध हुआ है ना, वो कहां पे लड़ा गया, हरियाणा में ही लड़ा गया, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र तराइन हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र का मैदान हो, ठीक है, चाहे वो पानीपत का मैदान हो। तो तराइन का 3 युद्ध हुआ, पानीपत के 3 युद्ध हुए, कुरुक्षेत्र का भी युद्ध हुआ, महाभारत जहां लड़ी गई थी। तो द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था, तो दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं, उनको पराजित करके उत्तर भारत में क्या कर लिया था, इसने कब्जा कर लिया था मोहम्मद गोरी ने। और एक लंबी कहानी, फिर संयुक्ता का प्रेम प्रसंग में पड़ जाना पृथ्वीराज चौहान का, फिर अबू की राजकुमारी इंचनी को लेकर के भाग जाना पृथ्वीराज चौहान द्वारा, फिर जो स्टोरी हो जाएगा। आज मैं बस कल इंट्रोड्यूस के लिए आया होगा सामने, ठीक है। फिर कहानी में चलते रहे। तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बता दूं कि यूपीएससी से लेकर के छोटे छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तैमूर लंग, ठीक है, क्या तैमूर लंग, जो शायद करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम भी रखा, विवाद हुआ था। विवाद क्यों हुआ था अभी थोड़ा सा बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। 4 ऑप्शन है सामने है, और मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत का जो वंश था वो तुगलक वंश था। क्या था, वो तुगलक वंश का सुल्तान था। तो अब आंसर करेंगे तुगलक वंश का कौन सुल्तान इसके टाइम पे तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। सर बहुत दिन बाद यूट्यूब पर, बेशक बहुत दिन बाद, लेकिन अब कंटिन्यू चलेगा। सर बहुत दिन बाद यूट्यूब, अरे भाई ठीक है, एक बार सुन लिया मैंने, चलेगा। आंसर करेंगे सी आ रहा है, लगभग कुछ लोगों का बी आ रहा है। तो मैं बता दूं जो सी कह रहे हैं उनका आंसर क्या सही है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। और मैं बता दूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये ईयर जरूर याद रखना, 1398 लिख लो एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये ईयर भी पूछता है। तो 1398 तैमूर का आक्रमण हुआ था नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे, और ये गद्दी छोड़कर भाग गया था, ठीक है। और इसने क्या किया, भारी तबाही मचाई थी। इसने अपने सेना से कह रखा था कि जो मेरी सेना किसी दूसरे का कत्ल, जो इंडियंस का कत्ल करने में हिचकिचाती हो, तो मेरे दूसरे सेना उस सेना को मार देना। सोचो कितना खूंखार तरीके से भारत में प्रवेश किया था इसने, समझ रहे हो ना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 अगेन,
अगेन इट कम्स नो नो 18। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? देखो जैन धर्म में जो सिद्धांत है, जो शिक्षा, उसे पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 टीचिंग्स कहते हैं। उसमें कौन सा सिद्धांत को जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था? अहिंसा, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। एक्चुअली 5 सिद्ध कौन कौन से हैं? तो एक सत्य है, 5 जो पंच महाव्रत है, 5 टीचिंग्स है, उसमें कौन? सत्य, हिंसा, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 में से कौन सा जोड़ा था? आंसर करेंगे चंदन सी, कुंदन सी, अर्जुन सी और कोई कुमारी अनुष्का सी। पीडीएफ मिलेगा ना? पीडीएफ मिलेगा, अभी मैं पीडीएफ डाल दीजिएगा, ठीक है? अभी देखो तुम्हारे सामने मैंने बोल दिया टेक्निकल टीम को, पीडीएफ अभी जो है टेलीग्राम पे डल जाएगा, रेडी रखिएगा पीडीएफ, ठीक है? अर्जुन कुमारे, तो देखो आंसर क्या होगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। देखो जैन धर्म का ब्रह्मचर्य और हिंदू धर्म का ब्रह्मचर्य अलग है। हिंदू धर्म का ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शिक्षा अर्जित करना अपने जीवन के 25 वर्ष तक, ठीक है? जैसे ही आपका उपनयन संस्कार हुआ, देखो हिंदू धर्म का क्या बच्चा? हिंदू धर्म का क्या? हिंदू धर्म का। तो हिंदू धर्म में बच्चा उपनिषदों की संख्या 108 है। उसमें से एक उपनिषद, उसका नाम है जबालोपनिषद। क्या नाम है उसका? जबालोपनिषद नाम है। क्या नाम है उसका? जबालोपनिषद नाम है। इस जबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का जिक्र है। क्या है? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का जिक्र कहोगे, आश्रम व्यवस्था क्या होता है? तो आश्रम व्यवस्था एक मनुष्य के जो है अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक को कितने चरणों में जीना है, इसका उल्लेख आश्रम व्यवस्था में। तो कितने चरण निर्धारित किए गए कि मनुष्य के लिए? तो 4 चरण। कौन? और उसी 4 चरण क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। जिसमें पहले नंबर पे क्या आता है? ब्रह्मचर्य आता है। क्या आता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कब तक? ब्रह्मचर्य हिंदू धर्म का क्या कह रहा है कि शिक्षा अर्जित करना, गुरु के गुरुकुल में जाकर के, हॉस्टल में रह करके वहां पढ़ाई करना, ठीक है? कितने साल तक? तो जीवन के 25 वर्ष तक। कब से पढ़ाई शुरू करनी है? तो जैसे ही आपका उपनयन संस्कार होगा। कब? जो है 8 साल के बाद, आपके जन्म के 8 साल के बाद बसंत ऋतु के महीने में आपका ब्राह्मण क्या करेंगे? उपनयन संस्कार करेंगे, जनेऊ धारण करवाएंगे और उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य के लिए गुरु के गुरुकुल में भेज दिया जाएगा और उसके बाद 25 साल तक आपको क्या करना? शिक्षा लेना, ठीक है? ये पहला चरण था आश्रम व्यवस्था का। लेकिन जैन धर्म का जो ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने जोड़ा है, इसमें इन्होंने ये बात कही है, ठीक है? इसमें सर डिटेल में कब ओ डिटेल में ही जा रहा हूं, आप कितना जाऊं, ठीक है? क्या बता रहा था? ब्रह्मचर्य जैन धर्म का। तो महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को इस तरीके से डिफाइन किया है कि आजीवन विवाह ना करना। क्या? आजीवन विवाह ना करना और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, इंद्रिय निग्रह कर लेना। क्या कर लेना? इंद्रिय निग्रह कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना। और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें स्त्री जो है एक तुच्छ वस्तु की तरह लगेंगे, ठीक है? ये जो भी है अपना अपना धर्म का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। इज दैट ओके? नाउ जमोरिन कौन था? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस। किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आंसर करेंगे। भारत में पुर्तगाली का धार्मिक प्रमुख। ऐप पे तो क्लास चलता ही है मेरा, आप एडमिशन ले सकते हो। सुबह में क्लास चलती है ऐप पे मेरी। आप वहां पे फी भी बहुत कम है, 599 600 जो भी है, बहुत कम है। जमोरिन कौन था? भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख। बी, भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख। सी, कोचिन का मुस्लिम शासक। कालीकट का हिंदू शासक। 4 ऑप्शन आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री का। देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, सीधा सीधा आंसर कहता हूं मैं। क्या? कालीकट का हिंदू शासक। क्या बच्चा? कालीकट का हिंदू शासक। कालीकट का, ये जो आप साउथ इंडिया देख रहे हो, ये कालीकट का हिंदू शासक। क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है जमोरिन के बारे में? कालीकट का हिंदू शासक। देखो जमोरिन से लग रहा होगा कि मुस्लिम है, लेकिन नहीं, ये क्या? हिंदू शासक था। जमोरिन एक मलयालम टाइटल था, इसके परिवार में चलता था, जो इसने ग्रहण कर रखा था। अब इंपॉर्टेंट की है तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहला यूरोपीय कंट्री पुर्तगाल है, जो समुद्री रास्तों से कहां आया था? भारत आया था। जो समुद्री रास्तों से भारत आया था, उस कंट्री का नाम, यूरोपीय कंट्री का नाम है पुर्तगाल। क्या नाम है उसका? पुर्तगाल है। कहां आया था? कालीकट ही आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा नाम था। तो कालीकट 17 मई 1498 को आया था। तो उसी टाइम पे कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था। इस तरीके से लिंकअप था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड, ठीक है? ये 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और इनके एक साथी, जो कि ऑप्शन में आपको आंसर करना है, ठीक है? तो भगत सिंह और इनके एक साथी ने क्या किया था? दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली के
सेंट्रल लेजिस्लेटिव CLA में क्या कहता, बम फेंका था, ये कहते हुए कि इन अंग्रेज जो है बहरे हो चुके हैं, अब इन बहरों को सुनाने के लिए धमाका चाहिए, और बम फेंका था। हालांकि बम ऐसा नहीं था कि फेंकने से कुछ लोग मर गए थे, वो लो इंटेंशन का बम था, बस ये दिखाने के लिए कि हम भारतीय प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हमारी बातों को सुनो, बहरे मत बनो, ठीक है। ये था इनका। और एक्चुअली इस दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेज 2 बिल को पास कर रहे थे जो भारतीयों के फेवर में नहीं था, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। इसी के अगेंस्ट में इन लोगों ने बम फेंका था। आंसर क्या होगा एक बार करेंगे, आंसर करेंगे। एक्चुअली आपके समझाने का जो स्किल है ग्रेट है, ओके थैंक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। आंसर क्या हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। क्या, बटुकेश्वर दत्त। तो गाइस एक बार जो है आप सभी लोग सेशन को शेयर करना, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां प्रश्न, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? बोन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स, ठीक है, हॉर्सेस घोड़े है ना, प्लूरल हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा, ठीक है, जो भी हो। बोन ऑफ कैमल्स प्राप्त हुआ है सुतका गेंडोर, सुरकोटदा और रंगपुर। आपको आंसर करना कि देखो, एक भी बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या है, अनडेसिफरेबल है, ठीक है। और दूसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 1100 स्थल ढूंढे जा चुके हैं, जिसमें से 7 प्रमुख शहर है। कौन, कितने, जिसमें से 7 प्रमुख शहर, लिख लेना कहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रमुख शहर है, मात्र 7 है। कौन कौन से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली, 7 ही मुख्य शहर है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। और इन 1100 स्थल में से मात्र एक ही स्थल से, क्या मतलब, एक ही स्थल से, ठीक है, क्या मिला है, आपका घोड़े का साक्ष्य मिला। तो आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। कहां पड़ता है, गुजरात। कहां पड़ता है, गुजरात पड़ता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता, सर दरोगा का एग्जाम 26 दिसंबर को है, कैसे पढ़े, प्लीज रिप्लाई दीजिएगा। कैसे, अब जितना टाइम कम है आपके पास, रिवीजन आप करने में फोकस दें और सेट प्रैक्टिस करें, मॉडल सेट प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देके, यही मैं कह सकता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ है दार्शनिक ग्रंथ माना गया है, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट माना गया है? रामायण, महाभारत, उपनिषद और पुराण। तो इसका आंसर क्या होगा रोशन कुमार, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप क्या करो, अब जितना जितना हो सके पॉसिबल, जो भी नोट्स है आपके उसका रिवीजन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, मॉडल सेट प्रैक्टिस करो, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दरोगा में वो आप देखो एक बार, ठीक है। यही मैं सलाह सजेशन आपको इस टाइम पे दे सकता हूं, ठीक है। अब आ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपनिषद। आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपनिषद हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। और इसी को क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कहते हैं। और मैं बता दूं क्या, सबसे पुराना जो है, बड़ा, पुराना और बड़ा जो उपनिषद है कौन सा है, बृहदारण्यक। कौन सा है, बृहदारण्यक। कौन सा है, बृहदारण्यक है। और सबसे छोटा उपनिषद अगर आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है मांडुक्योपनिषद। क्या देना है, मांडुक्योपनिषद। मुंडको नहीं, मांडुक्यो और मुंडको दोनों अलग है। ये देखो, सत्यमेव जयते, क्या, सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको से लिया गया। किससे लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। लेकिन सबसे छोटा जो आपका उपनिषद है कौन सा है, मांडुक्योपनिषद है। मांडुक्योपनिषद है। यम और नचिकेता का संवाद कंठोपनिषद है। और आश्रम व्यवस्था के शुरुआत के 3 चरण, कौन कौन सा आश्रम व्यवस्था में 4 चरण है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आश्रम व्यवस्था के शुरुआत के 3 चरण यानी कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये छांदोग्योपनिषद मिलता है। और पहली बार मैं आपको बता दूं कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख भी छांदोग्योपनिषद में ही मिलता है। सर्वप्रथम मृत्यु और मोक्ष की चर्चा भी कहां मिलती है, उपनिषद में ही मिलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रही, मगध की राजधानी कभी नहीं रही। इंडिया मगध आपका यहां पड़ता है, और ग्रीवराज, राजगृह, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। आंसर करेंगे आप सब, इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्विक आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। तो देखो, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवराज, उसके बाद राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्रा, उसके बाद क्या, पाटलिपुत्रा। ये इंडिया का मैप है। मगध आपको यहां पे दिख रहा है। मगध का क्षेत्र वही है जो आज का आधुनिक पटना और गया।
पटना और गया के क्षेत्रों को जब मिला दिया जाता था तो इसे मगध कहते थे। और इसी मगध पे पहले शुरुआत में 3 वंश आए, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश। नंदवंश को पराजित करके मौर्य वंश मगध पे आया और मौर्य वंश में अशोक एक राजा हुआ, सम्राट चक्रवर्ती अशोक एक राजा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया। इस बिहार की धरती पटना से गर्व करो, अपने पटना के इतिहास पे। पटना बिहार से है तो बिहार पे गर्व करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ये देखो, तड़कता भड़कता एक जवान सा खूबसूरत बच्चा बिल्कुल मन देख रहे हो उसे, ठीक है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश। अभी मैंने आपसे कहा कि मगध पे 3 वंश आए, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश। तो नंदवंश को पराजित करके मगध के क्षेत्र पर किस वंश ने अपनी स्थापना जो है साम्राज्य स्थापना की थी? आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश ने, जिसका संस्थापक कौन था? सीजीएम। कौन था? सीजीएम था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। किसकी सहायता से था? कौटिल्य की सहायता से। किसकी सहायता से? अपने गुरु कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तो उनकी सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके, और इसके एक वीडियो मैंने बताई है, फिर कहीं बता दूंगा स्टोरी किस तरीके से। एक तो बहुत दिन बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, पहली बात लगभग 2-3 महीने बाद ले रहा हूं, तो थोड़ा और ठंडी भी है, गर्मी भी लग रही है, एसी भी चल रही है, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। और ऐसी मुझे साइनस का प्रॉब्लम, ऑफलाइन वाले तो जानते ही हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मगध की गद्दी पे विराजमान हुआ था, इसका स्टोरी मैंने बहुत वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपका रिक्वेस्ट हो तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी मैं आप डालना शुरू करूंगा। इज दैट ओके? तो मौर्य वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। और क्वेश्चन अगला, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा वो युद्ध है, वॉर है, जिस वॉर को, युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली ऐतिहासिक जीत थी। बच्चा याद रखना, 23 जून 1757। क्या? 23 जून 1757। क्या? 23 जून 1757 को मिली थी। और युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। युद्ध कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। और यह जीत अंग्रेजों को किसने दिलाया था? तो अंग्रेजों को यह जीत दिलवाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दिलवाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। यह लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से नेतृत्व कौन करता? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और बंगाल का आपका नवाब, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसके खिलाफ चला था। लेकिन सिराजुद्दौला की सेना भारी भरकम सेना थी, इसकी सेना बहुत कम थी, उसकी 50 की सेना, ये मात्र 2200 की सेना फौज लेकर के हार गया था। लेकिन दिक्कत ये हो गई बात की कि जो नवाब है बंगाल का सिराजुद्दौला, उसके अपने ही मौसी, सेनापति सब जाकर के मिल गए किससे? रॉबर्ट क्लाइव से। इस वजह से उसकी हार हो गई, ठीक है। ये है। उसके बाद बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजा लग रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। पटना में ऑफिस क्लास करते हैं पर रहने में प्रॉब्लम है। सर आप बहुत अच्छा, बहुत चलो तो ये बक्सर का युद्ध भी कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे, ठीक है। तो गाइज आप सभी बताएं, आज का क्लास एंड किया जाए। अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना हो, कोई मस्ती वाली बात हो, कुछ भी पूछना चाहते हो आप